हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज आप पहला लेक्चर देख के ही पॉलिनोमियल पे आए। तो बेटा, जो पॉलिनोमियल है वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 था। अगर आपने वहां नहीं कुछ पढ़ा है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन मीन सबसे बेसिक से हाई लेवल पे जाएंगे। बेटा, मैंने क्या कहा? बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल पे जाएंगे। ये जो आपका बेटा लेक्चर होगा, ये जो बेटा आपका लेक्चर होगा वो आज पॉलिनोमियल का बेसिक लेक्चर होगा। ओके, ऐसा नहीं बेसिक लेक्चर है तो क्लास 10 का इसमें जितना मैं आज इसमें पढ़ाऊंगा वो आगे चल के सब काम आएगा। अगर आपका पॉलिनोमियल स्ट्रांग हो गया तो आप एक चैप्टर आगे आएगा, उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए बच्चों, अब हम पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पॉलिनोमियल वर्ड है, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल वर्ड को देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है। तो बेटा, पॉलिनोमियल जो वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड क्या? पॉली और प्लस नोमियल। तो बेटा, जो पॉली का मीनिंग होता है वो होता है मैनी। क्या होता है बेटा? मैनी। और नोमियल का जो अर्थ होता है बेटा वो होता है आपका टर्म। क्या होता है बेटा? टर्म। तो मतलब इससे एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि जो कई सारे टर्मों से मिलकर बना हो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। बट सर, कई सारे टर्म, यहां पर एक टर्म वर्ड आ रहा है, ये क्या होते हैं? तो बच्चों, अब हम देखेंगे टर्म क्या होता है। ये अगर टर्म समझ में आ गया तो बेटा पूरा पॉलिनोमियल समझ में आ गया। तो देखो बेटा, टर्म की कंडीशन क्या होती है, कब हम किसी को टर्म कह सकते हैं। तो देखिए बेटा, टर्म हम कब किसी को कह सकते हैं, तो टर्म के लिए कंडीशन कुछ होती है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और बेटा वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर। ओके, अगर बेटा कोई इतनी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसको हम आराम से टर्म बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए बेटा, अब आप सोच रहे होंगे सर कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट अभी मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया तो वहां पर मैंने आपको बेटा रियल नंबर पढ़ाए। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि जितने भी रियल नंबर होंगे वो आपके कांस्टेंट की जगह पर आ सकते हैं। मतलब यहां पर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, मतलब कांस्टेंट की जगह पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, √2 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और बेटा वेरिएबल की जगह पर, मतलब वेरिएबल बेटा सबसे पहले कहते किसे हैं? जिसकी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज करे। जिसकी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज करे। सर ये तो बहुत भारी भरकम वर्ड लग रहे हैं, सिंपल में समझो। वेरिएबल में या तो आप वेरिएबल की जगह पर A, B, C, D, E, X, Y, Z, वेरिएबल की जगह पर ये आ सकते हैं, मतलब ये लेटर आ सकते हैं। ओके, वेरिएबल की जगह पर ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं बेटा ये आ सकते हैं। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो बेटा होता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि होल नंबर जो बेटा होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब आप इसका पूरा मतलब समझ गए। अब हम बारी बारी से एक एग्जाम्पल उठाते हैं और आपको समझाते हैं। बच्चों, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, टर्म का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए बेटा, ये लिखा मैंने 5x²। क्या सर मैं इसको टर्म कह सकता हूं? देखते हैं भाई, अगर कंडीशन फुलफिल कर गया तो बिल्कुल कहेंगे। तो देखिए बेटा, पहला क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट की जगह पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो सर ये है तो रियल नंबर, 5 एक रियल नंबर है। x मतलब सर वेरिएबल का काम कर रहा है सर वेरिएबल, देखिए है ना। और ये पावर होल नंबर होनी चाहिए, सर है होल नंबर पावर। तो मतलब सर मैं इसको टर्म कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल कर गया ना। एक और एग्जांपल,
मैं बारी बारी से एग्जाम्पल लेते जाता हूँ और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करते जाता हूँ। ओके, जैसे मैंने लिखा 1/2 a की पावर 4, a की पावर 4। ओके, तो यहां पर देखिए टर्म के लिए कंडीशन क्या होती है, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? तो सर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट बताया सर कांस्टेंट की जगह पर एनी रियल नंबर आएगा, तो सर ये रियल नंबर है। ओके, और फिर उसके बाद वेरिएबल। वेरिएबल सर ये ए का काम, वेरिएबल जो है वो ए का काम कर रहा है, ठीक। और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो सर ये हमारी सारी कंडीशन फुलफिल तो कर रहा है, मतलब 1/2 a की पावर 4 आपका एक टर्म है। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा Z9 लिख दिया 9Z। बताओ बेटा ये टर्म है कि नहीं, देखते हैं बेटा टर्म है कि नहीं। देखिए बेटा कांस्टेंट टर्म है, इनटू का साइन लगा है, और जेड ये देखिए जेड लिखा है, और जेड की पावर सर यहां पर पावर तो कुछ नहीं है। देखिए बेटा अगर पावर में कुछ ना दिया हो वेरिएबल के, तो वहां पर ऑलवेज आप 1 एज्यूम करिएगा। क्या एज्यूम? 1। तो यहां पर देखिए 1। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म है, इनटू वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर होल नंबर है, मतलब 9Z हमारा टर्म है। सेकेंड एग्जाम्पल उठाता हूं, जैसे मैंने लिखा कि 9 बताओ कि टर्म है कि नहीं। 9 बताओ टर्म है कि नहीं। देखता हूं कंडीशन फुलफिल कर जाएगा तो टर्म हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म है सर। वेरिएबल है, वेरिएबल तो है ही नहीं। अगर वेरिएबल नहीं तो वेरिएबल की पावर नहीं होगी। अब क्या करें, इसका मतलब सर ये टर्म नहीं है। यहीं पर जहां आपने कहा टर्म नहीं है, यहीं पर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखिए ये टर्म है, अब देखिए टर्म ये किस लिए है। देखिए बेटा आप लोग जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर मैं करूं, जैसे a की पावर 0 करूं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। अगर आपको इसका रीजन जानना है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा क्यों a की किसी की पावर 0 1 होती है। ओके, तो देखिए इसकी पावर 0, मतलब सर अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं तो उसका भी मीनिंग 1 हो जाएगा, अगर y की पावर 0 लिख दूं तो उसका भी मीनिंग 1 हो जाएगा। तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे नहीं लिख सकता x की पावर 0? सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इसका मतलब तो यही हुआ, मैंने उसमें कुछ छेड़खानी नहीं किया। ये 9 इंटू 1 और इसका मतलब फिर से 9, मतलब ये दोनों लिखे तो बेटा सेम ही है। अब देखो यहां पर सर कांस्टेंट टर्म है सर। वेरिएबल है सर, और ये 0 होल नंबर, पावर भी होल नंबर पे है, मतलब ये हमारा 9 जो लिखा था ये भी एक टर्म है। इतनी बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और उठाता हूं, जैसे मैंने लिखा बेटा रूट 11 एक्स वाई। अब देखते हैं कि ये टर्म है कि नहीं। कंडीशन फुलफिल करेगा, टर्म बिल्कुल हो जाएगा। देखिए सर कांस्टेंट टर्म है, अब ऐसा नहीं सोचना, मैंने बताया कांस्टेंट की जगह पर एनी रियल नंबर आ सकता है, तो सर ये कांस्टेंट टर्म है सर। वेरिएबल, अब तो सर वेरिएबल यहां पर 1 था, यहां पर 2 आ गए। तो देखिए बेटा वेरिएबल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, शर्त ये है कि बस मल्टीप्लाई में हो। ठीक, तो ये देखिए, तो ये जो हमारा इसकी पावर 1 है, हाँ सर फुलफिल कंडीशन कर गया। इसकी भी पावर 1 है, तो मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर होल नंबर में है कि नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, इसीलिए ये बेटा रूट 11 एक्स वाई जो है वो आपका एक टर्म है। एक एग्जांपल और, जैसे मैंने लिखा 3y की पावर -3। बताओ ये टर्म है कि नहीं, बताओ ये टर्म है कि नहीं। इसमें सर क्या है, हमें बस कंडीशन देखना है। कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट 3 है। वेरिएबल है सर, y है वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है सर। देखिए हो पावर जो है वो -3 है, और होल नंबर में -3 कहाँ आता है?
उसमें तो 0 1 2 3 4 5 6 आते हैं, होल नंबर में तो निगेटिव वैल्यू आती ही नहीं है। इसकी वजह से ये टर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंडीशन फेल हो गई, पावर होल नंबर होनी चाहिए थी। ओके, तो ये हमारा टर्म नहीं है। एक एग्जाम्पल और, आप लोग सोच रहे होंगे सर कितने एग्जाम्पल बताएंगे। अरे यही तो पॉलिनोमियल का बेस है बेटा, ये मैं बात को वर्ड यूज करूंगा तो सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बेटा लिख दिया y, बताओ बेटा ये टर्म है कि नहीं। बिल्कुल सर देखेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट सर है नहीं, अब क्या करें। देखो बेटा, किसी के साथ अगर मैं वन का, जैसे वन में मैं ए के साथ अगर मैं वन का मल्टीप्लाई करूं तो ए आएगा, अगर वन का मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूं तो y आएगा। तो मैं इसके साथ ऑलवेज वन लिख सकता हूं, क्योंकि अगर आप किसी संख्या में या किसी वेरिएबल में वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वेरिएबल या फिर वही कांस्टेंट आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल में कर रहा हूँ, इसीलिए y अगेन आ जाएगा। इसका मतलब है फिर से ये y आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए सर, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसका मतलब सर y हमारा वेरिएबल है, सॉरी y जो हमारा है वो टर्म है। तो अब बच्चों हम देखेंगे कि किसी भी टर्म की हम डिग्री कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म की हम डिग्री कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ टर्म, किसी भी टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो मैं कोई एक टर्म लिखता हूं 5x स्क्वायर, मैंने कहा इस टर्म की डिग्री बताओ बेटा कितनी है, इस टर्म की डिग्री बताओ बेटा कितनी है। तो देखिए टर्म के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि आपका कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए इनटू वेरिएबल होना चाहिए, और बेटा वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ओके, तो देखिए अब हम किसी टर्म की डिग्री कैसे निकालेंगे। सर हमने ये टर्म भी ले लिया, टर्म की सबसे पहले वो चेक करना वो टर्म है कि नहीं, तभी डिग्री निकालेंगे हम लोग। ये टर्म की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो बेटा जो वेरिएबल की खोपड़ी पे लिखा हुआ था, जो वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ था, जो वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ होता है, ये मतलब जो होल नंबर लिखा हुआ होता है वेरिएबल के ऊपर, उसी को हम कह देते हैं कि वो उस टर्म की डिग्री है। तो इस टर्म की डिग्री क्या है बेटा, इस टर्म की जो डिग्री है वो आपकी 2 है। नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल में आता ही किसको है। चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाता हूं। जैसे मैंने लिखा 7y की पावर 3, चेक कीजिए टर्म है कि नहीं, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। तो देखिए बेटा जो वेरिएबल की पावर होगी, जो वेरिएबल की पावर होगी उसी को हम उस टर्म की डिग्री कह देंगे। तो इसकी जो डिग्री है वो बेटा कितनी है, वो आपकी 3 है। मतलब इस 7y की पावर क्यूब की डिग्री कितनी है, 3 है। ओके, मैं एक और एग्जांपल उठाता हूं। जैसे मैंने लिखा √3x स्क्वायर की डिग्री बताओ। सबसे पहले देखते हैं टर्म है कि नहीं। आप पहला जो मेथड अपनाएंगे वो देखेंगे वो टर्म है कि नहीं, कांस्टेंट है, इनटू वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। जो वेरिएबल की पावर होगी वही उस टर्म की डिग्री कहलाएगी। वेरिएबल x है और वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है कि इस टर्म की डिग्री कितनी है बेटा, 2 है। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा x, कोई और उठाता हूं, बार बार x ले रहे हो। जैसे मैंने लिखा क्यों, इसकी डिग्री बताओ। सबसे पहले चेक करो ना ये टर्म है कि नहीं। टर्म अभी मैंने पीछे बताया 1 ले सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आ जाता है। तो देखिए कांस्टेंट है,
वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर है ना, 1 ले सकते हो कि नहीं। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है। मतलब जो वेरिएबल की पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। इतना समझ में आ गया? ओके। अब एक एग्जांपल बताओ, 5x की पावर -3। जल्दी जल्दी इसकी डिग्री बोलो, कमेंट में लिख के आओ इसकी डिग्री क्या है, इस टर्म की डिग्री क्या है। चेक करो सबसे पहले टर्म है कि नहीं। 5 है सर, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, होल नंबर है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये टर्म नहीं है। अगर जो टर्म नहीं उसकी डिग्री नहीं, मतलब इसकी आप डिग्री नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये टर्म, हम डिग्री किसकी निकालेंगे, टर्म की निकालेंगे। ओके। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा यहां पे, अब मैं आपको थोड़ा कुछ यूनिक एग्जांपल दिखाता हूं। 7x² y z। अब इसकी डिग्री बताओ। सबसे पहले देखेंगे ये टर्म है कि नहीं। कांस्टेंट है सर। वेरिएबल है, अभी मैंने बताया था कि वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पर कितने वेरिएबल, सबकी पावर देख लो सबसे पहले, होल नंबर है कि नहीं। इसकी भी पावर होल नंबर है सर, ठीक है। इसकी भी पावर होल नंबर, इसकी भी पावर होल नंबर। अब सर हम वेरिएबल, किस वेरिएबल की पावर ले, इसकी ले, इसकी ले, इसकी ले, किसकी ले। अब डिग्री तो यहां पर बता नहीं पाओगे। अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए उसमें देखा होगा एक आपका वेरिएबल आ रहा था, यहां पर 3 वेरिएबल आ रहे हैं। अब हम डिग्री किसकी ले, एक्स की ले, वाई की ले, जेड की ले। तो अगर आपको ऐसा एग्जांपल मिलता है जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, जिस टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तो बेटा उन सभी वेरिएबल की जो पावर होती है उनको सबको जोड़ देते हैं। 2 + 1 + 1, मतलब इस पूरे टर्म की डिग्री बेटा कितनी है, 4 है। मतलब 7x² yz की जो बेटा डिग्री है वो 4 है। समझ में आया? ओके। एक और एग्जांपल उठाता हूं, जैसे मैंने लिखा √7 a² bc x²। बताओ इसकी डिग्री कितनी है। सबसे पहले देखेंगे कि ये टर्म है कि नहीं। कांस्टेंट है सर। ये सारे वेरिएबल हैं, वेरिएबल की पावर होल नंबर, 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 मतलब ये पूरा टर्म है। अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। मैंने बताया जब किसी टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाएं तो उन सभी वेरिएबल में जो होल नंबर हैं, मतलब पावर में जो उनके होल नंबर हैं, उन सभी को जोड़ दो। 2 + 1 + 1 + 2, तो कितना हो गया, 4 to 6, मतलब इसकी डिग्री हो गई 6। इतना समझ में आ गया। अब बेटा यहीं पर हम देख लेते हैं कोफिशिएंट किसको कहते हैं। कोफिशिएंट क्या, अब हम देखेंगे कि किसी भी टर्म का कोफिशिएंट किसको कहते हैं, मतलब अब हम देखेंगे कोफिशिएंट किसको कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता क्या है। अगर आपको बेटा टर्म समझ में आ गया है तो कोफिशिएंट आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा। मैं कोई एक टर्म लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा 5x, ये लिखा। अब मैंने बताया कोफिशिएंट सर क्या है। जब तक आप अलजेब्रा पढ़ते रहेंगे तब तक ये कोफिशिएंट वर्ड आता ही रहेगा, इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से समझिए। तो देखिए ये बेटा, ये टर्म है बिल्कुल सर। तो देखिए बेटा कोफिशिएंट कहते किसे हैं, तो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा होता है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है, फिर से सुनिए, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। मतलब x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट 5 है। x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट 5 है। जैसे मैंने लिखा कि 3y²। कोफिशिएंट देखिए, वेरिएबल ये है ना बेटा, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है उसको हम उसका कोफिशिएंट कहते हैं। देखिए टर्म आपको समझ में आया, उसमें कितने वर्ड नए नए आ रहे हैं। तो देखिए वेरिएबल क्या है, y² है, तो y² का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, 3 होगा। ओके। जैसे मैंने लिखा 5z। अब देखिए बेटा यहां पर 5z है, तो वेरिएबल क्या है, z है, और z के साथ जो कांस्टेंट है,
इसके साथ जो कांस्टेंट है वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। एक बात और, जैसे मैंने लिखा कि 3x², देखिए टर्म है कि नहीं सर, ये टर्म है क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है -3, ये वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये टर्म है। अब बताओ इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है। मतलब जो बेटा ये है वेरिएबल, हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कोफिशिएंट देखते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गया, हमेशा वेरिएबल की रिस्पेक्ट में कोफिशिएंट देखेंगे कि उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है। मतलब जो उस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा होगा वही हमारा उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है -3। हमेशा जो बेटा कोफिशिएंट है साइन के साथ लेते हैं, अगर माइनस होगा तो माइनस लेंगे, प्लस होगा, अभी देखिए सब प्लस में थे ना, तो सबको मैंने प्लस में ले लिया। ओके, एक एग्जांपल और उठा के दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा बेटा y, इसका बताओ कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहले चेक कर लो टर्म है कि नहीं। सर 1 लिख सकता हूं, इसकी पावर 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बताओ बेटा कि इसका कोफिशिएंट क्या है। अभी सर आपने बताया कि जो वेरिएबल होगा उसके साथ जो कांस्टेंट इनटू में जो होगा, मतलब उसके साथ जो इनटू में होगा वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो y, इस y का कोफिशिएंट कितना है 1। ऐसा नहीं करना 5 + y, सर वेरिएबल के साथ 5 तो है, इनटू में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ऐसा नहीं कर देना कि सर ने बताया था कि वेरिएबल के साथ बीच में इसके इनटू का साइन, प्लस माइनस नहीं चलेगा, बस ओनली इनटू का साइन चलेगा। ओके, इसमें y का कोफिशिएंट जो है वो 5 नहीं है। इतना बात समझ में आ गई। हमेशा इसके बीच में इनटू का साइन होना चाहिए। अगर इसके लिए स्पेशल बात करोगे y के लिए तो इस y के कोफिशिएंट 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। समझ में आ गया। ओके, तो अब हम सीखेंगे बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने टर्म किसी की कैसे डिग्री निकालते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अभी तो हमने पॉलिनोमियल को तोड़ा था, पॉलिनोमियल समझा नहीं था। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विथ प्लस एंड माइनस साइन। मतलब कि पॉलिनोमियल जो होता है टर्म का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब सभी टर्मों को अगर जोड़ दिया जाए, यही तो मैंने पहले भी बताया था, जब पॉलिनोमियल वर्ड को जोड़ा था तब आपको टर्म नहीं पता था, अब आपको टर्म पता चल गया है। मतलब टर्म के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और कॉम्बिनेशन करना कैसे है, प्लस एंड माइनस साइन के साथ करना है। ओके, तो देखिए जैसे मैं कुछ टर्म लिख रहा हूं, मैंने लिखा 5x²। अब आप पहचान लीजिए टर्म है, मैं जितने भी लिखूंगा वो सारे टर्म ही लिखूंगा। 5x², 5x² 3x प्लस 5। ये मैंने इतने टर्म लिखे बेटा। कितने टर्म लिखे हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अगर इन टर्म को मैं प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन कर दूं तब मुझे जो मिलेगा वो पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, तो देखिए बेटा इनको मैं कंबाइन करता हूं तो 5x² प्लस, जैसे मैंने यहां पर 5x² प्लस 3, देखिए ये प्लस में है ना, प्लस में दिया है, ये भी प्लस में दिया है, ये भी प्लस में दिया है, और 3x और ये प्लस 5। देखिए मैंने इन सबको कंबाइंड कर दिया। क्या बेटा कर दिया, कंबाइंड कर दिया। तो ये जो आपका एक स्ट्रक्चर निकल के आया है, प्लस सभी टर्मों को जोड़कर ये जो निकल के आया है, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब टर्मों के कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा -3x², 2x -5। तो ये देखिए मैंने 3 टर्म लिखे हैं। कितने लिखे हैं, 3 टर्म लिखे। मैंने बार बार कह रहा हूं जो टर्म को कंबाइन करना है प्लस और माइनस के साइन के साथ करना है। तो देखिए 3x², ये टर्म किस में दिया गया, प्लस में। देखो कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, प्लस लिख दिया। 2x -5। तो ये देखिए ये जो निकल के आया है इसी को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ओके, ये आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया। ओके, यहीं पर मैं एक और एग्जांपल उठा के दिखाता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 3xy -7z
4x और एक और मैं टर्म उठा लेता हूं, सपोज 7। अब इन टर्मों को कंबाइंड करिए विथ साइन, ठीक। ये माइनस का है तो माइनस का लिख दीजिए, माइनस का 3xy। ये प्लस का है, प्लस का लिख दीजिए 7z। ये भी प्लस का है, प्लस का लिख दीजिए। ये भी प्लस का है, लिख दीजिए। तो ये जो बेटा कॉम्बिनेशन आया है, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। सभी टर्मों को मैंने जोड़ दिया, मतलब टर्म का जो साइन था उसी के साथ मैंने कंबाइंड करके लिख दिया। प्लस था तो प्लस के साथ कंबाइंड कर दिया, माइनस था तो माइनस के साथ कंबाइंड कर दिया। तो इसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। आशा करता हूं पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब बेटा जो हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैंने इससे पहले आपको टर्म की डिग्री निकालना बताया। अगर आप टर्म की डिग्री निकालना सीख गए हैं, ये आपके लिए बिल्कुल खेल रहेगा, ठीक। तो देखिए ये टर्म ही तो है बेटा जो जुड़े हुए हैं प्लस या माइनस के साथ, टर्म ही तो है। देखिए आप इसमें देखिए कितने टर्म यूज हुए, 1 2 3 4, कितने टर्म यूज हुए, 4। जिस टर्म की डिग्री जितनी बड़ी होगी, जिस टर्म की सबसे बड़ी डिग्री होगी, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी है, इसमें तो सर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको मैं मान लेता हूं x की पावर 0। इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो इसमें किस टर्म की डिग्री सबसे बड़ी है, इस टर्म की है। तो देखो इस टर्म की सबसे बड़ी डिग्री है, इस टर्म की कितनी डिग्री है, 3। तो मतलब इस पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 3 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नहीं समझ में आया, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए कितने टर्म यूज हुए हैं, 3 टर्म। एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा। क्योंकि ये टर्म, ये पहले कुछ ऐसा रहा होगा, एक ये टर्म रहा, एक ये टर्म रहा और एक टर्म ये रहा। इनको प्लस साइन के साथ, क्योंकि इनके आगे क्या लगे, प्लस लगे, प्लस साइन के साथ सबको कंबाइन कर दिया गया, जो बना वो पॉलिनोमियल। अगर सेपरेट पूछता तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है। अब ये पूरे की पूछ रहा है, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया, जिस टर्म की डिग्री सबसे बड़ी होगी वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री देखिए, इस टर्म की डिग्री 0 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है। तो इनमें कौन बड़ा है सबसे टर्म, किस टर्म की डिग्री सबसे बड़ी है, इस टर्म की सबसे बड़ी डिग्री है। तो मतलब इस पूरे नॉमियल की, इस पूरे नॉमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है, x³ + 3px² + 3qx + r। मैंने क्या बताया, जिस टर्म की पूरे पॉलिनोमियल में जितने टर्म यूज हुए हैं, उन टर्म में जिसकी डिग्री सबसे बड़ी होगी वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। इसकी डिग्री देखिए, यहां पर मैं कोई कांस्टेंट मान लेता, कोई कांस्टेंट होगा, उसकी डिग्री कांस्टेंट 1 और इसकी डिग्री 1। इसकी डिग्री मैंने बताया जब 2 वेरिएबल यूज होते हैं उनकी डिग्री ऐड हो जाती है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। अब मैं यहां पर नहीं बताऊं कैसे हो रहा, आप पीछे देख सकते हैं वीडियो स्किप करके, ठीक। तो यहां पर डिग्री कितनी है, यहां पर डिग्री 3 है। तो अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा क्या है, देखिए 3 ये भी है, 3 ये भी है। तो यहां पर 2 इक्वल आ रहे हैं। ज्यादा कौन है, ये 3 ज्यादा है ना, और ये भी। मतलब देखिए अगर 2 टर्म की डिग्री सेम आ जाए, अगर 2 टर्म की डिग्री सेम आ जाए और वो पीछे वाले टर्म से ज्यादा हो, तो वही उस पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। इसकी बताइए, ये पूरा टर्म है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। अब इन टर्मों में सबसे बड़ी डिग्री किस टर्म की है, इसकी है। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। ओके, तो ये जो बेटा रहा ये डिग्री की बेस पे। देखिए अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, देखिए वो यहां पर देख लीजिए। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हमेशा हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए 3x + 5, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, इसको मान लो x⁻0। डिग्री कैसे निकालते हैं, जो उस पॉलिनोमियल में जो टर्म यूज हुए हैं उन टर्मों में जिसकी डिग्री जितनी बड़ी, जिस टर्म की डिग्री सबसे बड़ी होगी वही पूरे नॉमियल की, वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो इसकी 0, इस टर्म की डिग्री 1, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 1।
जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम बेटा लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, मतलब जिसकी डिग्री 2 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल के लिए आप ये उदाहरण देख सकते हैं, ये एग्जांपल देख सकते हैं 3x² + 4x + 2। इस पॉलिनोमियल की पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको हम बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें किसकी डिग्री 3 थी? फर्स्ट एग्जांपल की। मतलब ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है 2x³ + x² - 13x + 16, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बेटा? इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसको मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। ओके, अगर बेटा जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसको बाई क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहां पर कोई फोर्थ एग्जांपल नहीं है ना जिसकी डिग्री 4 हो। किसी की 3 है, किसी की 2 है। तो मैं एक एग्जांपल उठा के दिखाता हूं, जैसे 4x पावर 3x³ + 2x² + x + 2। तो देखिए मैंने कोई रैंडम एग्जांपल उठाया बेटा। देखिए कितने टर्म यूज हैं? 1 2 3 4 5 टर्म यूज हुए। इन 5 टर्म में आप देखिए किसकी डिग्री सबसे बड़ी है। जिस टर्म की डिग्री सबसे बड़ी होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो आप साफ देख सकते हैं इस टर्म की डिग्री 4 है, सबसे बड़ी है, इसीलिए ये पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ओके, इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। तो बेटा हम यहीं पर अब अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम 2.1 का इंट्रोडक्शन लेंगे। ओके।